नमस्कार। सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान पर घमासान बढ़ गया है। आज दिल्ली में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को नाटकीय अंदाज में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पहले गिरफ्तार किया और इससे पहले कि पवन खेड़ा की ट्रांजिट रिमांड ले पाती, सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को सोमवार तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। पवन खेड़ा पर विवादित बयान से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अब कांग्रेस कह रही है कि रायपुर में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन में खलल डालने के मकसद से बीजेपी जानबूझकर उनके लोगों को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तो खेड़ा की गिरफ्तारी को अघोषित आपातकाल बता दिया। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये पुराना खेल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि खेड़ा ने अमर्यादित बयान दिया है और कोई भी देश में संविधान से ऊपर नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई अपमान पर एक्शन है और इस एक्शन से कांग्रेस को महाधिवेशन की टेंशन है जो रायपुर में होने वाला है, या फिर खेड़ा पर खड़ा हुआ बखेड़ा कुछ और ही है। इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और पूछेंगे सभी सवाल, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में बता देते हैं अब तक का अपडेट। नाम भले दामोदर दास से काम का करते हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। इंदिरा जी को बदनाम करते थे कि इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी बुरे हालात हैं। वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है। आखिर पवन खेड़ा जी का अपराध क्या है? लोकतंत्र के अंदर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस तरीके से कुचल देंगे। किसी भी व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। ये तो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी बड़ी लगा दी है। कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले अपमान पर हुआ है एक्शन और कांग्रेस को महाधिवेशन जो रायपुर में होने वाला है, जिसमें इस बात की मंजूरी देगी कांग्रेस के पूरे पीसीसी और एआईसीसी के डेलीगेट्स की मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है और इसीलिए भूपेश बघेल जो इसके पूरे मेजबान हैं, जिनके शहर में ये पूरा आयोजन हो रहा है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे अधिवेशन को फेल करने की कोशिश है। क्या अधिवेशन से बीजेपी डरी हुई है या प्रधानमंत्री का अपमान करना क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है? दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों पर बात करेंगे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे कॉलेज के साथी, और अभय दुबे जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, तेज तर्रार बोलते हैं। संगीत रागी जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। एल.एन. राव साहब मेरे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली के जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो एक बेहद कामयाब लॉयर हैं, वकील हैं। उनसे इनके कानूनी पहलू समझेंगे और साथ में
जेपी सिंह एविएशन एक्सपर्ट, अगर इस तरह से फ्लाइट के सामने प्रदर्शन होने लगे तो क्या होगा? ठीक है, हमारे लोकतंत्र है, लेकिन प्रदर्शन की भी एक जगह और सीमाएं होती है। तमाम पहलू पे बहस होगी, लेकिन अब दिब्बा जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आपने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी का यह बयान है। क्या किसी का अपमान, और वो भी पद पर बैठे प्रधानमंत्री का, इस तरीके से अपमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो पवन खेड़ा जी बहुत ही शालीन प्रवक्ता हैं। हम दोनों ने एक साथ उस दिन ये बात कही थी मीडिया में कि वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। अगर स्लिप ऑफ टंग है और उसी को बाद में दुरुस्त कर लिया गया, और उन्होंने कहा भी, मैंने भी कहा कि उनके निजी जीवन पर नहीं, उनके सार्वजनिक जीवन के सरोकारों पर अगर अभिव्यक्ति हमने की है तो वो हम उसके लिए जो भी अपराध की सजा देनी हो हम उसके लिए सब तैयार हैं। लेकिन अभय जी, आपने कहा स्लिप ऑफ टंग, उसके बाद मैं आपको वो सीक्वेंस पूरा दिखाऊंगा एक बार, दर्शक भी समझ लेंगे। उसके बाद पवन खेड़ा जी मुस्कुराते भी हैं, फिर पूछते भी अरे भाई क्या नाम है, फिर बोलते हैं अरे गलती हो गई, फिर वो मुस्कुराते हैं। तो ऐसा लग रहा है उस पूरी क्लिप के दौरान, पवन जी बहुत अच्छे मेरे भी मित्र हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, क्या वो जो बॉडी लैंग्वेज है ये अपमान की तरफ इशारा नहीं करती, इंटेंशनल? नहीं, ये तो न्यायालय तय करे कि वो अपमान की तरफ के, लेकिन मैं जितना उनको जानता हूं और आप गवाह रहे हैं, हम दोनों मध्य प्रदेश से आते हैं। अटल जी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा मध्य प्रदेश में थी तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। हमने न सिर्फ रात का डिनर आयोजित किया, सारी व्यवस्थाएं की। तो ये राजनीतिक सद्भाव था कि हम लोग वैचारिक विषयों पर एक दूसरे से मतभिन्नता रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, हाइब्रिड बच्चा, आलोक जी आप भूल गए, अजीत जोगी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, और जिस दिन मीटिंग शुरू होना आती थी उससे ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की बेटी अगवा कर ली गई, ये आरोप लगा था, और आरोप लगा था मुख्यमंत्री के बेटे अजीत जोगी पर। यह भी याद कर लीजिए कितना सौहार्द था कांग्रेस और बीजेपी में, याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा। नहीं दीपक जी, एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को कहा, सदन में कहा हरि प्रसाद जी को कि बिक गए हरि, बीके हरि। सदन की कार्रवाई से पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी के शब्दों को हटाना पड़ा। राजनीति में जो तकलीफ पवन जी के उस बयान से नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ यह है कि जो सत्य और तथ्यात्मक बात की गई है कि स्टॉक का मैनिपुलेशन करके ऑफशोर कंपनी ने, शेल कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का अवैधानिक निवेश किया है। चीन का भी एक व्यापारी है जो भारतीय एजेंसियों की रडार पर है। अगर वो किया है तो जांच कौन करेगा? अगर ये मांग करते हैं तो आप प्रतिपक्षी दलों पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से देश नहीं चल सकता। दृढ़ता से हम उन विषयों को रेखांकित देश के सम्मुख करेंगे जो देश के महत्व के हैं। अगर 6 एयरपोर्ट हम प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि कानून का उल्लंघन करके दिए गए, खुद मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा था कि एक ही आदमी को 6 पोर्ट्स नहीं दिए जाने चाहिए। नीति आयोग ने कहा था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 2 से अधिक मत दीजिए। आपने 7 साल के अनुभव का क्लास हटा दिया उसमें। तो ये सारे तथ्यात्मक बात अगर हमने की है तो उस पर जांच करने की अपेक्षा। और आखिरी बात मैं कहता हूं, ऐसा सेम केस हुआ, जिग्नेश मेवानी जी ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में प्रधानमंत्री का इन्होंने अपमान मान के असम में गिरफ्तार करा दिया। असम में जब कोर्ट ने जमानत दी तो एक झूठा षड्यंत्र किया कि महिला कांस्टेबल पर हमला कर दिया। बरपेटा की कोर्ट ने क्या कहा है सुनिएगा आप। असम में उन्होंने कहा है पुलिस स्टेट मत बनाइए मुख्यमंत्री जी इस राज्य को, आप अप्रामाणिक तरीके से विरोधी दल के लोगों को अंदर करना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं आगे आऊंगा। गौरव भाटिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। तब तक मैं पवन खेड़ा जी की पूरी वो अनकट बाइट सुना देता हूं, लोग देख लें, तय कर लें क्योंकि अपमान के दायरे में आता है या नहीं आता है, और क्या ये स्लिप ऑफ टंग था, जुबान फिसल गई थी जैसा अभय जी दावा कर रहे हैं। सुनिएगा तमाम लोग। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास से, काम क्या करते हैं?
तो सबने देखा, सवाल दर्शक तय करें, कोर्ट तय करे अपमान के दायरे में आता है नहीं, लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया लगता है कि जानबूझकर ये स्लिप ऑफ टंग हुआ। एक छोटा सा कमेंट अभय जी, उसके बाद मैं गौरव भाटिया जी से सवाल पूछूंगा कि आपने खुद ही प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? उन्होंने खुद ने सॉरी कहा उसमें कि सॉरी, लेकिन वो देखिए उन्होंने कहा नरेंद्र गौतम दास अडानी, उन्होंने पूछा भी साथ पास में, उन्होंने कहा दामोदर दास है तो उन्होंने कहा सॉरी, लेकिन राजनीतिक संदर्भों में कटाक्ष जो किए जाते हैं उसको इस प्रकार से निजी आरोप नहीं ले, तो सार्वजनिक जीवन का सरोकार है। अगर ये कहा जाता है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर, तो इस बात का संज्ञान प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। हमने तो कहा हमारे भी प्रधानमंत्री, अगर वो चुनकर आते हैं तो समूचे देश के, सर भारतीय जनता पार्टी क्यों ऑन करना चाहती? हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, जिस प्रकार कह सकते हैं हम उस भाषा में उनसे कहेंगे कि आप कार्रवाई कीजिए प्रधानमंत्री। ठीक है, दो चीजें गौरव जी, आप अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी से था, उनका कहना था कि पवन खेड़ा जी ने सॉरी कहा, ये अपमान के दायरे में नहीं आता। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री का अपमान करना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये मेरा सवाल था। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे है, इस नाटकीय ढंग से प्लेन से उतारकर गिरफ्तारी करना, क्या इतनी प्रेसिंग अर्जेंसी थी? भाई पवन खेड़ा एक पब्लिक फिगर है, वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि उनको इस तरीके से पकड़ के लाया जाए। ये मेरा सीधा सवाल है आपसे। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पब्लिक फिगर हो या साधारण आदमी हो, संविधान की नज़रों में, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं और कानून भेदभाव नहीं कर सकता है। जो कार्रवाई हो रही है वो कानून के तहत हो रही है, और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हो, या पवन खेड़ा हो, ये कानून से ऊपर नहीं है। पहली बात, यह आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक फिगर के लिए कोई दूसरा कानून होगा। एक बार आम जनता से पूछिए कि जब देश के चुने हुए यशस्वी और ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द कहता है तो कैसे जनता का खून खौलता है। दूसरी बात, मैं सर्वोच्च न्यायालय में जो आज कार्रवाई हुई है उस पर कुछ कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप देखिए किस तरह से कांग्रेस का ही घिनौना चेहरा उजागर हुआ है। आपने राहुल गांधी का वो वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय चला रहे हैं। अब अगर 2 व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय चला रहे हैं तो आज जो राहत मिली है वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही दी है। तो अब ये कैसे हुआ? इसका मतलब जो आरोप कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लगाती है उसमें कांग्रेस पार्टी का ही मुंह काला होता है। दूसरी बात, जो आज कार्रवाई हुई, हमें एक बात समझनी होगी, ये जो मुकदमा है इसको निरस्त नहीं किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, ये मुकदमा चलता रहेगा। अंतरिम जो है राहत दी गई है जमानत 3 दिन की, मंगलवार तक की, और ये इसलिए दी गई है क्योंकि एक दलील की गई कि मुझसे गलती हुई है, मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं। तो ये जो माफी मांगना है, ये माफी मांगना इसलिए है क्योंकि इनको लगा कि अब कानून का डंडा चलने जा रहा है। तीसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आप देखिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या है दीपक जी। भाजपा ने आज जब फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, नतमस्तक होकर हम कहते हैं कि हम उसका सम्मान करते हैं। यही अगर कांग्रेस पार्टी होती तो जो फैसला इनके हक में आता है वाहवाही करते हैं, लेकिन अगर फैसला कहीं गलत आ जाए, इनके पक्ष में ना आए, जैसे कि जज लोया का मामला, राफेल का मामला, तमाम और ऐसे मामले हैं, तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये 2 व्यक्ति चला रहे, ये कितना उचित है। अब मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे कहता हूं, आप बताइए कांग्रेस पार्टी का आज क्या चरित्र है? प्लेन जहां पे खड़ा था वहां पे टरबैक पे क्या नारे लग रहे थे दीपक भाई? वहां नारे लग रहे थे मोदी तेरी कब्र खोदेगी। रणदीप सुरजेवाला वहां बैठे हुए थे। ये तब है जब सर्वोच्च न्यायालय में अजीब ये मामला भी लगा है और आप कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदेगी, और वो कब्र खोदने के नारे लगा रही है विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी। ये इनका चरित्र है, क्या जनता आहत नहीं होगी? दूसरी बात, इससे पहले भी राजा कटेरिया, इनके राजा पटेरिया एक लीडर है, कुछ सप्ताह पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी को मार दो, बोटी बोटी कर दूंगा। इमरान मसूद ने कहा था, उसको उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया।
ये तमाम बयान मैंने इसलिए गिना है, मैं दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी से इनको इतनी नफरत है कि ये उकसाते भी हैं, भड़काते भी हैं, चाहते हैं हिंसा हो, और इस तरह की ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ठीक है, एक एंकर के तौर पर बोलूंगा अभय जी, गौरव भाटिया जी अच्छा तर्क लाए हैं। तर्क उन्होंने ये लगाया है कि भाई आज तो फैसला आपके फेवर में आया है। जब मध्य प्रदेश में आप ईवीएम से जीत जाते तो ईवीएम ठीक, 2019 में ईवीएम से हार जाते तो ईवीएम खराब। आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अगर पक्ष में नहीं है तो आप कहते हैं कि भाई दो आदमी इसको चला रहे हैं। क्या कहेंगे गौरव भाटिया के इन आरोपों पर? मेरे आरोप नहीं है। दीपक जी, हम सब गवाह हैं। ईवीएम पर बात क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि जब ट्रायल किया एडमिनिस्ट्रेशन ने सामने और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का बटन दबाया और भारतीय जनता पार्टी का उसमें से चुनाव चिन्ह निकला, तब प्रमाण कैमरे पर है। और कलेक्टर धमकाती हुई नजर आई पत्रकार को कि ये बाहर मत चलाइएगा, ठीक नहीं होगा। सबने देखा। अरे कहाँ का इंसिडेंट था अभय जी? मुझसे क्लिप शेयर करेंगे प्लीज? ये मध्य प्रदेश के था, सत्यदेव कटारे जी वाला जो चुनाव क्षेत्र था उसका था। ये पिछले चुनाव का संदर्भ में बता रहा हूँ। राफेल के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई है। राफेल के केस में पैराग्राफ 25 देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राफेल का मामला है, ये सीएजी ने पहले जांच किया, उसके बाद इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिया, उसने ऑडिट किया, उसके बाद कोर्ट में आया। ये सरासर तथ्य गलत था। खुद सरकार ने उसमें संशोधन याचिका लगाई। उसने अपने एक पैराग्राफ में ये लिख दिया कि रिलायंस डिफेंस अप्रैल 2012 में। तो ये क्यों लिखा कोर्ट ने? क्योंकि एक झूठा शपथ पत्र वहां सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। ऑफिशियली इन्होंने संशोधन याचिका लगाई। तो जब भी तथ्य गलत दिखाए जाएंगे उस पर हमारा दायित्व है कि हम बात करें। मैंने आपको प्रमाण दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, सुरपणखा तक का हमारी नेता को। लेकिन ठीक है, हम प्रतिशोध की आग में नहीं जल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत प्रामाणिक आरोप पवन खेड़ा जी ने लगाए। देश जानना चाहता है भाई। ये कहते हैं कि जेपीसी को अधिकार नहीं विदेश में जाकर जांच कर ले। अरे तो फिर तो ये वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया एनआईए को दीजिए केस। ये तो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट भी उसमें जोड़ दीजिए। जेपीसी के पास अथॉरिटी है, वो समन कर सकती है, वो बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अडानी जी ने जो रिप्लाई फाइल किया उसमें क्या कहा है हिडनबर्ग को जानते हैं आप? उन्होंने कहा विनोद अडानी का इससे कोई संबंध नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि निवेश नहीं हुआ गलत। हम इस मेरिट पे जा ही नहीं रहे। आज बहस इस पर नहीं है। आज बहस इस पे है कि जो हुआ वो क्या प्रधानमंत्री के अपमान के दायरे में आता है, और दूसरा सवाल क्या इस तरीके से गिरफ्तारी उचित है। लेकिन अभय दुबे जी, मैं एक बड़े सवाल पर आऊंगा। आज आप लोगों के चलते, आपके धरने के चलते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई जो रायपुर जा रही थी। आप टरमैक पर बैठ गए। मेरे साथ जेपी सिंह जी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट। उनसे पूछूंगा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई समूह या 20, 25, 50 लोग उतर के टरमैक पर बैठ जाएं तो एविएशन सेक्टर का क्या होगा और किस तरह की छवि दुनिया के अंदर जाएगी जब हम सैकड़ों प्लेन्स खरीद रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, और सीधा सवाल यह है कि अभय दुबे जी बता रहे हैं किन किन पॉइंट्स पर उनका डिफरेंस है, और वो कहते हैं कि हमारी सरकार संयमित है, हमारी सरकार तानाशाही नहीं करती है हमारे नेताओं के अपमान के बावजूद। गौरव जी क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो सवाल पहला मैंने पूछा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत दी है, तो सर्वोच्च न्यायालय अच्छा है या अभी भी दो व्यक्ति चला रहे हैं जैसा राहुल गांधी कहते हैं? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा, मैंने बताया क्या ये बदल गए हैं, इनका चरित्र बदल गया है? झुक के खेल दिया अभय दुबे जी ने, झुक गए वो बॉल पे। अभी बोल्ड होंगे, हिट विकेट हुए हैं, बोल्ड करने दीजिए दीपक भाई। मैंने दूसरा एक और बात बताई जो वीडियो जी न्यूज पे भी। चलिए अपनी बारी में दीपक भाई, आप उनको और बुलाना चाहते हैं? अभय जी नहीं, अभय जी अंदर से बहुत बहुत अच्छी से बहस चल रही है, दर्शक भी सुन पा रहे होंगे। गौरव जी हाँ, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न देश की जनता ने पूछा, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए रणदीप सुरजेवाला टरमैक पे बैठ के कैसे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन माइका लाल है जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात भी कर सकता है? यह तभी संभव है जब आप ना संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का सम्मान करते हैं और ना उस संस्था का सम्मान करते हैं। तीसरी बात ईवीएम की इन्होंने कर दी। देखिए, विषयांतर किया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपको याद होगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो असली चेहरा सामने आएगा।
ईवीएम की चुनौती दी कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कांग्रेस पार्टी तो गई नहीं, अगर हैक हो सकता तो कर देते। जब आप जीते, पंजाब जीते, आप छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, वहां पे तो मुख्यमंत्री शपथ क्यों ले रहा था? उसको लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ईवीएम तो हैक हो रही थी। तीसरी बात, शुजा नाम का एक व्यक्ति था, शुजा, आप चेक कराइएगा दीपक जी, लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ईवीएम हैक करूंगा, पर्दे में आता है, पर्दा नची, और कपिल सिब्बल वहां पहुंचे होते हैं। तो जब ये विदेशी षड्यंत्र रचेंगे तो कहीं ना कहीं तो खुलेगा। दूसरी बात, इन्होंने राफेल की करी। मैं सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि देश हित में राफेल का समझौता हुआ, कोई अनियमितता नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच नहीं होगी। और राहुल गांधी ने झूठ बोला था, चौकीदार चोर है। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का, देखिए कैमरा जूम कर दीजिए, राहुल गांधी ने कान पकड़ के सॉरी बोला, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्टेनली मिस्टर गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। ये प्रमाण दे दिया मैंने पूरे देश के दर्शकों को। तीसरी बात, इन्होंने कहा, इन्होंने एक बात और ये उठाई कि देखिए देश जानना चाहता है अदानी समूह का सच। मैं एक और सवाल पूछ देता हूं, दाग देता हूं, ये भी विकेट गिरेगा। आप बताइए दीपक जी, अदानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, फैसला सुरक्षित हो गया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर दिया तो भी आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब आपकी आस्था फिर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। ये सवाल पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय में आस्था है तो फैसला सुरक्षित है, इंतजार करिए, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि आगे क्या होना है। ये सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाऊंगा, लेकिन अभय दुबे जी से पहले मेरे 4 गेस्ट और हैं, उनका मैं अपमान नहीं करना चाहता। मैंने दोनों से अपनी बात ले ली और दो बार ले ली, लेकिन मैं इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगा। और सबसे पहला मेरा सवाल जेपी सिंह जी से। जेपी सिंह जी, अगर व्यक्तियों का कोई समूह या पॉलिटिकल पार्टी या कोई और भी अगर इस तरह से प्लेन के नीचे धरना हो जाए तो इससे एविएशन सेक्टर पे क्या इंपैक्ट जाता है, हमारी क्या इमेज जाती है बाहर? तो इमेज तो बहुत बुरी बात है। और बेसिकली आपने डीजीसीए और इसमें एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर दिया पॉलिटिक्स में। जो लोगों ने किया है, बैठने का, धरना किया, इससे एविएशन का इमेज, कंट्री का इमेज, सबका इमेज खराब होता है। फैसिलिटीज मिसयूज की गई हैं, लोगों को दिक्कत होती है, जो पैसेंजर्स हैं उनको मुश्किल होती है। फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो वो फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे दूसरी जगह से फिर वापस आके तीसरी जगह जाती है, तो उसका पूरा रूटीन ही अपसेट हो जाता है। पायलट्स का फटीग टाइम आ जाता है, हर टाइम रह नहीं सकते लोग, तो सेफ्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। और ये रीजन, अगर डीप्लेन करना है किसी को, इस तरह से टारमेक पे लोगों का आना ही इलीगल है। दे आर नॉट सपोज्ड टू बी देयर। ओनली इफ यू आर अ बोनाफाइड पैसेंजर यू कैन गो टू द एरिया फॉर बोर्डिंग। उसमें दूसरे पैसेंजर्स को या दूसरे लोगों को आने का हक ही नहीं है। नहीं, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ रायपुर जा रहे थे क्योंकि वहां उनका महाधिवेशन है, और जब पवन खेड़ा को रोका गया तो वो सब नीचे उतर आए और उन्होंने धरना दे दिया। मैं अभय दुबे जी से इसकी क्लैरिफिकेशन लूंगा, मेरे हिसाब से स्थितियां यही है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है, बट जहां तक सेफ्टी का क्वेश्चन है वो तो सीधा बिल्कुल प्लेन है। या तो आप बोर्डिंग पास नहीं दो, उसके लिए बड़ी क्लियर चीजें हैं, जैसे कोई टेररिस्ट है, कोई आपको डेंजर टू फ्लाइट सेफ्टी लगता है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है जिसमें सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है, या कोई वैसे ही ड्रंक है, बिहेव नहीं कर रहा है, या क्रू सोचता है या कैप्टन सोचता है कि ये इसको बोर्ड पे लेना सेफ नहीं है, या बोर्ड करके उसकी हालत खराब हो जाती है फिजिकली, तो आप उन केसेस के अंदर डीप्लेन कर सकते हैं, जिसमें डीजीसीए ने ये भी रूल किया है कि आपको पूरी टिकट रिफंड करनी पड़ेगी उस केस में। अगर कोई रीजन के लिए आप लीगली उसको करते हैं, उसको पहली बात तो बोर्डिंग पास नहीं देना चाहिए, जिसके लिए अगर वो पुरानी जो चीजें मैंने बोली हैं उसमें से जरूर होना चाहिए। एक बार एक पैसेंजर ने बोर्ड कर लिया है, उसको ऑफ प्लेन ऑफ लोड करना, ये मतलब इसमें पॉलिटिक्स आ गया है, और लोग साथ में बड़ी बड़ी हो सकते हैं। आपने रिसेंटली भी केस देखे होंगे कि कोई थाईलैंड की फ्लाइट थी जिसमें पैसेंजर्स बाकी मिलके वायलेंट हो जाते हैं, तो उसमें उस केस में अगर एयरप्लेन ऑलरेडी एयरबोर्न है तो अलग क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन किया ही नहीं। ये जो सामने धरना करना, बैठना, ये तो बिल्कुल इलीगल है, इट्स अ वायलेशन। ठीक है, तो अच्छा, ये भी क्या केस बनता है, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन सीधे राव साहब के पास चलते हैं। राव साहब, मुझे ये बताइए, क्या पुलिस ने जिस तरह से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया, क्या उस तरीके की गिरफ्तारी इस केस में बनती है?
एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए नियम कायदे कानून बने हुए हैं, सीआरपीसी में प्रोविजन है। ऐसे केसेस में जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि उस आदमी को गिरफ्तार किए बिना कोई केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हुए हैं कि कोई आदमी अगर 7 साल की सजा से नीचे के अपराध में शामिल है तो वो उसको गिरफ्तार इमीडिएटली नहीं कर सकते बिना नोटिस दिए हुए। ये दूसरा है। लेकिन ऐसे केसेस में जिसमें कि इमीडिएटली अगर कोई है, ऐसा कोई इमीडिएट खतरा है कोई बात का, या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, राव साहब मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, सीधे ले चल रहा हूं आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवन खेरा जी को अरेस्ट करके वो भी आसान थी पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को ख़त्म करने के लिए, इसको नहीं होने देना, इस तरीके से वो कोशिश किए, लेकिन जनता मजबूत है। और छत्तीसगढ़ की जनता और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम उनके साथी मिनिस्टर्स, सभी लोग एक होकर सरकार का भी मुकाबला कर रहे हैं और ये हमारा प्लेनरी सेशन यशस्वी बनाने के लिए पूरा वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पॉइंट पर आ गए हैं। उनका कहना है ये सब इसलिए किया गया है, पहली बात कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश हो रही है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे प्लेनरी सेशन को खराब करने की साजिश है। गौरव जी, मैं आपका भी पॉइंट उस पर लूंगा, आपका भी बनता है जवाब, संगीत जी का भी बनता है, विवेक जी का भी बनता है, लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा राव साहब के पास। राव साहब अपनी बात खत्म करें और बताइए, क्या ये अंदाज गिरफ्तारी का ठीक था इस मामले में? देखिए, मैंने मालूम किया है कि ये जो इनको किस किस धाराओं में केस दर्ज किया है, वो 500 है, 505, 505, 153 है, 153 भी, ये सारी धाराएं जिस प्रकार से बताई जा रही है, इनमें से कुछ एक संज्ञेय अपराध हैं और किसी भी धारा में सजा 3 साल से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए इनको ऐसे इस प्रकार से गिरफ्तारी करना मैं नहीं समझता हूँ न्याय संगत है। और इसीलिए माननीय अदालत ने इसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको टेम्परेरीली भले ही कहें जमानत दी है, लेकिन वो फिर भी वो जमानत के काबिल ये केस थे। और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतने इस प्रकार से जो गिरफ्तारी करने का जो किया गया है, ये मुझे उचित नहीं लगता है। देखिए, कोई पॉलिटिकल राइवलरी है या कोई और बात है, वो अलग बात है, लेकिन हम देश में रहते हैं तो हमें देश के कानून के हिसाब से काम करना है, संविधान के हिसाब से चलना है, हमारे देश के रूल बुक क्या कहते हैं उसके हिसाब से काम करना है। पुलिस को भी हमें बड़ा सचेत रहकर काम करना है, किसी के प्रेशर में आकर या ऐसे किसी के कहने पर कि आप इसका ऐसे कर दीजिए, अगर कानून संगत नहीं है तो मैं समझता हूं वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। किन हालात में इनको ऐसे इस प्रकार से अरेस्ट किया गया है, ये मामला पुलिस जानती है ज्यादा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल, ये नारा जो है ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी,
ये तो लेफ्ट का ही गढ़ा हुआ नारा है। सबसे पहले मैंने ही ट्वीट किया था जब वो फार्मर्स एजिटेशन में लगा था। आपने कांग्रेस को कब से ट्रांसफर कर दिया है नारा, अगर वहां पे ऐसा लगा है तो? नहीं, देखिए पहली चीज है कि ये जो नारा है, इस नारे को इतना सीरियस मत लीजिए। भारत के प्रजातंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं, आप हमारे तो दुश्मनों के बारे में नहीं बोलते। आपके प्रधानमंत्री ने आपके प्रधानमंत्री ने और आपके प्रधानमंत्री या मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी ने कितने पुतले फूके होंगे विपक्षी नेताओं के एजिटेशन के टाइम में। ये भी इसके भी दो में अंतर है। मुर्दाबाद कहना और ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दोनों में बहुत अंतर है। नारे किसी के खिलाफ लगाना और ये नारा लगाना, दोनों में अंतर है विवेक जी। प्लीज समझिए। नहीं, देखिए ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली बोला गया था, और चाहे वो पवन खेड़ा जी का कमेंट हो या जिस नारे की आप बात कर रहे हैं, पर्सनल दोनों नहीं थे। और पवन खेड़ा जी ने बड़े ग्रेशियस तरीके से अगर ये बोला है कि आई अपोलोजाइज या आई एम सॉरी, क्योंकि अगर आपने इसको पर्सनल लिया है कि मैं आपके फादर की इंसल्ट कर रहा हूं, तो ये उनका ग्रेशियसनेस है। प्राइम मिनिस्टर को भी ग्रेशियस होना चाहिए और अपोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर प्रजातंत्र के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई केस किया ही नहीं है, एक नागरिक ने केस किया है। वो उन्हीं के चेले चपाटे हैं सारे। अरे वो नागरिक सब सारे बीजेपी के गुर्गे ही हैं। अरे भाई 140 करोड़ का देश है विवेक जी, सबको बीजेपी के गुर्गे बना देंगे भाई। आसाम, सर आप सुनिए, आसाम की पुलिस जो है और दिल्ली की पुलिस ओवर इंथुजियास्टिक है। पवन खेड़ा साहब एक सम्मानित आदमी है। ये कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं था, कोई स्मगलिंग का केस नहीं था, कोई क्राइम करके भाग नहीं रहा था। आप वेट कर सकते थे, आप बात कर सकते थे। एंड ही इज अ ग्रेशियस मैन, वो आपको अकोमोडेट करते, आपसे बात करते। और दूसरी बात आप सुनिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि आज इतने सारे बिजनेसमैन इस देश में है। अडानी इज अ हेटेड वर्ड। ये देश के लोग मानते हैं कि अडानी हैज बीन फंडिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो कि आज सत्ता के अंदर है। और ये जो कमेंट किया गया था, ये एक पॉलिटिकल कमेंट था। तो जाइए ना कोर्ट में प्रूव कर दीजिए विवेक जी, जब इतनी जानकारी है आपके पास तो। नहीं, वो एक अलग सरकार भी तो ही करी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अबे जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक बार संगीत रागी जी के पास जाना होगा, अच्छा नहीं लगेगा। संगीत रागी जी, मेरा सीधा सवाल, विवेक जी ने कहा बड़े ग्रेशियसली उन्होंने सॉरी बोल दिया, इसके बाद ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था, और केस कराने वाले सब बीजेपी के चेले चपाटी है। जो बीजेपी की तरफ नहीं है विवेक भाई, आप उसको भी बीजेपी की तरफ डाल देते हैं। देखिए तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम केजीबी से पैसा नहीं ले रही है। मित्रोकिन की जो डायरी बोलती है, दो वॉल्यूम है, उसे पढ़ने पर पता लगता है कि भारत की लेफ्ट पार्टियां केजीबी से पैसा लिए करके भारत की राजनीति तय करती थी। दूसरी बात, ये सवाल क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति ने 2021 में कुछ बोला था डूंगरपुर में, उसको अरेस्ट किया गया था राजस्थान के अंदर और 14 दिन को उसको जेल में भेजा गया था। बाद में वहां से बेल पर निकला। श्रीमती ममता बनर्जी 2014 में अक्टूबर में जानकीपुर गांव का एक रहने वाला व्यक्ति जो है वो एक फेसबुक पोस्ट कर दिया था। उसे माना गया कि ये श्रीमती जो ममता बनर्जी हैं, सुश्री ममता बनर्जी जी, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी है और अमर्यादित टिप्पणी के कारण जो है उनको भी जेल जाना पड़ा था। उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी और एक पार्टी का सामान्य तृणमूल कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता ने ही केस किया था, जिसके आधार पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और जेल जाना पड़ा था। हम देखे हैं कि एक टिप्पणी करने के बाद महाराष्ट्र के अंदर पत्रकार को भी जेल जाना पड़ा था, क्योंकि वो सोनिया गांधी के खिलाफ वो पत्रकार रोज टिप्पणी किया करते थे और टिप्पणी का उनको नतीजा ये भुगतना पड़ा कि उनके खिलाफ साजिशतन कई धाराओं में, आपराधिक धाराओं में डाल करके उनको जेल के हवाले। जहां तक पवन खेड़ा जी का बात है, मैं कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा कि वो बहुत आक्रामक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हर पार्टी के प्रवक्ता को अपनी पार्टी को आक्रामक तरीके से डिफेंड करने का पूरा अधिकार बनता है। लेकिन अब मान लें कि राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाने के लिए मैं उनके पिता का नाम कुछ और बोल दूं, और तो स्वाभाविक तौर पर यह एक गाली देने वाली बात है। यह एक टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी है जो अमर्यादित है।
मैं आपके पिता का नाम कुछ और बोलूं या मेरे पिता का नाम कोई कुछ और बोल करके बात करे तो एक प्रकार की वो गंदी गाली होती है, वो अमर्यादित टिप्पणी नहीं है। नहीं, पिता के खिलाफ क्या बोला बताइए एक मिनट, ये कोई पॉलिटिकल कटाक्ष की श्रेणी में नहीं आ सकता है। कुछ नहीं बोला, पॉलिटिकल कटाक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। वेंडेटा कर रहे हैं आप कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखिए आप कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते थे। देखिए पहले अपनी बात खत्म कर लें, इसके बाद आप बोलिएगा। आप वहां नहीं, मैं तो आप तो केजीबी पे पहुंच गए। आप तो भारत की बात कहिएगा अपने समय पे। नहीं, आप मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं फिर गौरव जी के पास जाऊंगा क्योंकि आरोप उन पर लगाया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान मैंने सुनाया लंबा, तो मुझे गौरव जी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, बहुत वक्त है मेरे जी। देखिए कांग्रेस का महाअधिवेशन कोई इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं है जिसमें खलल डालने से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिल जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी खलल नहीं डालती है तो कांग्रेस का अधिवेशन ऐसे ही चला जाएगा अननोटिस, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यह आरोप जो है वो राजनीतिक है और बेमानी। पार्टी में क्या हो रहा है? अरे विवेक जी रुक जाइए ना, अभय जी को भी अपनी पार्टी के बारे में कहने दीजिए। सारी बैटिंग लेफ्ट के नेता ही कर लेंगे। रुकिए एक मिनट, गौरव भाटिया जी, आरोप आप पर यह है कि अधिवेशन पर खलल डालने के लिए जानबूझ के ये किया गया, ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी एक मृत पार्टी है और अगर अपने आप को इतनी वो मजबूत समझती है तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहना शोभा नहीं देता है और ये बार बार कहा जाता है। मैं आपको दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण इस चर्चा में बताता हूँ। पहले, पवन खेड़ा का ही एक वीडियो है, आप निकाल सकते हैं नेट पे, जहाँ पे वो कह रहे हैं मोदी कौन। मोदी का मतलब मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और ISI, और ये तब जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इसी तरह से हम कांग्रेस की जो नेत्री हैं या नेता हैं या खड़गे जी हैं उनकी तुलना करने लग जाएं, ओसामा बिन लादेन से करें या हफीज सैयद से करें, सैयद सलाउद्दीन से करें, ये कोई राजनीति का तरीका नहीं है। दूसरी बात, खड़गे जी आज आ गए, कहने लगे कि ये देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। खड़गे जी ने गुजरात के चुनाव में अभी कुछ ही माह हुए हैं, दीपक जी, कहा था 100 सर वाला रावण कौन? मोदी। उन्होंने कहा था झूठों का सरदार कौन? मोदी। मैं ये पूछना चाहता हूं उसका असर क्या हुआ दीपक जी? असर ये हुआ भारतीय जनता पार्टी और मोदी मैजिक चला। 156 सीटें, इतिहास रचा गया, 7वीं बार लगातार चुनाव जीते, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 34 सीटें ऐसी थी जहां जमानत जब्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है दीपक भाई कि आप राजनीति में विरोध करिए, पुरजोर तरीके से करिए, मुद्दे उठाइए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को गाली देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली देना, मीडिया को चौथा स्तंभ में गाली देना, ईवीएम को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुला देना, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देना, अरे किसी पे तो भरोसा करोगे? और अभी तो हद हो गई। अभी आपके चैनल पे नागरिकों को क्या कहा गया? नागरिक वागरिक इन्होंने FIR करा दी होगी। आप बताइए, जनता जनार्दन है, वो आपको पलकों में बैठा के रखती। आप कहते नागरिक वागरिक, और दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके PM, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बैठा है आपके यहाँ पे या सीरिया से आया है जिसके प्रधानमंत्री कोई और हैं। इसीलिए कह रहे हैं चर्चा करिए, लेकिन जो स्तर इन लोगों ने बना दिया है रोज गाली देने का, आत्मचिंतन की आवश्यकता गांधी परिवार से लेके खड़गे जी और सारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस के है। ठीक है, आप मुझे अभय जी ये बताइए कि खुद खड़गे जी ने कहा था ये जो 100 सिर वाला जो बात अभी गौरव जी ने कही है, और ये इस बातों का खामियाजा आपको भी उठाना पड़ा। और मैं अभी ये सवाल नहीं पूछा, आप गौरव जी के जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान, बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर 2007 से लेकर, मैं तो कहूँगा 2002 से लेकर आज तक बुनाती आई है, और उससे मोदी जी का कद ही बढ़ा है। कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर देते कांग्रेस के प्रवक्ता?
दीपक जी देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता के क्या पारिवारिक संस्कार हैं कि कांग्रेस पार्टी की मौत की कामना कर रहे हैं। वो कहते हैं मृत कांग्रेस पार्टी। मैं तो उम्र दराज होने की शुभकामनाएं दूंगा, प्रतिपक्ष में रहे ये कामना भी करूंगा भारतीय जनता पार्टी। 2-3 तथ्य बहुत प्रामाणिक रखे गए। अभी एल.एन. राव साहब ने बहुत खुल के देश के सम्मुख ये बात रखी, और हमारे एविएशन के एक्सपर्ट जेपी सिंह साहब ने भी कहा कि बोर्डिंग पास ही इशू नहीं करना चाहिए था। किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ये देश को जानना चाहिए। विजय माल्या का सीबीआई लुकआउट नोटिस इशू करती है, सारे एयरपोर्ट पे ये सूचित करती है कि विजय माल्या दिखे वैसे ही गिरफ्तार कर लेना। फिर क्या होता है, निगोशिएट करते हैं वो सरकार से, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रिवोक करती सीबीआई लुकआउट नोटिस, और वो 36 सूटकेस लेकर के भाग जाता है। उसका डिपोर्टेशन नहीं होगा, उस आदमी का डिपोर्टेशन नहीं होगा, ऋषि अग्रवाल का, संदेशरा बंधु का नहीं होगा, अपने मेहुल भाई का नहीं होगा, नीरव भाई का नहीं होगा, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का नहीं होगा। एक पवन खेड़ा जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने का दुस्साहस करते हैं। और हमारे डीसीपी साहब ने बताया, पूर्व डीसीपी साहब ने, कि क्या कानून के प्रावधान है। देखिए, इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जीबान फिसलने से नहीं। पवन खेड़ानी जी ने जो इनकी नीयत फिसलने का सवाल खड़ा किया है ना, वो चुभ गई है अंदर तक ही। शर्मनाक बात है कार्रवाई। अभी क्या कहते हैं, अब आप क्या कह रहे थे, सुनिए, बड़ी गंभीर बात मैं बताता हूँ। ये कह रहे थे कि साहब वो अडानी जी वाले मामले पर कि जेपीसी की कार्रवाई हम नहीं करेंगे या हमको करने का इख्तियार नहीं है। अरे साहब, आप ये तो कह सकते हैं गौरव भाटिया, चलिए, कि 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कह दे, जैसे चीन के लिए कहा था ना कोई आया है ना घुसा है, वो आके कह दे कि कोई 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया। अडानी जी खुद कह रहे हैं कि निवेश हुआ है, इसे मेरा सरोकार नहीं है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण चाहिए क्या आपको? इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद हिंदुस्तान पे इतना बड़ा भीषण आक्रमण किया है आपने। क्या कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने? अभी बैठे हैं यहाँ रागी साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही विरोधी ताकत। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को आप नहीं छोड़ोगे। कहते हैं विदेशी आक्रमण है साहब। हाथरस की घटना हो तो बोले 100 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशी आक्रमण। आपका वहां जो महाराष्ट्र में दलितों के दमन का मुकदमा हुआ, आपने कौन सा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा? भाई यही सवाल मैं गौरव जी से पूछूं, आपने कौन सा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा? आपने भी 100 बार सवाल उठाए। जुडिशरी दबी हुई है, जुडिशरी ये है, जजेस जो है डिसीजन लिखते हैं सरकार के कहने पे। आपने कितनी बार बयान आया आपकी तरफ? दीपक जी देखिए, समालोचना करना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पर प्रतिबंध नहीं, आरोप लगाना नहीं, आरोप नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आज जैसे हुआ है, आज महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ है जानते हैं आप ये सोचिए, शेड्यूल 10 का अध्यक्ष उन विधायकों का निर्णय लेने के पहले, मतलब वो केस पेंडिंग है शेड्यूल 10 का, कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं कि नहीं आते, उनको इतनी वैधानिकता प्रदान कर दी कि चुनाव चिन्ह ही बांट दिया वो देने के पहले। मतलब खुली आंख से भी अगर कोई देखे, आप और मैं भी जो कानून विज्ञ नहीं है वो देखें, तब भी सामने नजर आ जाएगा। ठीक है अब हम भटक रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चुनावी चिन्ह अलॉट करना, चुनाव चिन्ह देना या दो पार्टियों के बीच डिस्प्यूट का निर्णय करना चुनाव आयोग की परिधि में आता है। चुनाव आयोग एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है भारत के संविधान और कानून के अनुसार। मैं आगे आऊंगा, मैं विषय पर भटकना नहीं चाहता, मैं सीधे गौरव जी के पास आऊंगा। गौरव जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये भी मैं आपको सुनाता हूं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सराहा है उन्होंने, कोर्ट में हमारी अर्जी मानी गई। एक बयान पर पवन खेड़ा पर कार्रवाई गलत है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे हुए मोदी सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। क्या कहेंगे गौरव भाटिया? एक मिनट गौरव जी, सुन लीजिए उनको। आखिर में न्याय की जीत हुई, आखिर में सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। देश में जो आज हुआ, दिल्ली में जो आज हुआ, वो शायद कभी दशकों में आजादी के बाद नहीं हुआ। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, तारीफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की और कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है असम सरकार की। गौरव जी देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनका दोहरा रवैया मैं जी न्यूज की खबर से ही उजागर कर देता हूं। ये देखिए, जी न्यूज की खबर है मेरे हाथ में दीपक भाई, और राहुल गांधी का वक्तव्य है, कह रहे हैं देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य, जी न्यूज की खबर, राहुल गांधी कहते हैं देश की अदालत को मोदी जी चलाते हैं। मोदी जी चलाते हैं तो फिर आज ये फैसला जो आया है ये कैसे आया है, ये जनता पूछ रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, अब इनको कुछ नहीं पता। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं दीपक भाई, तो शिवसेना और उद्धव का जो एक अलग फैक्शन है उसका मामला संवैधानिक पीठ में जो कांग्रेस के नेता है वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं, लेकिन यहां पे इतने गुण वाले प्रवक्ता हैं कि ये बोल रहे हैं कि कैसे फैसला हो गया। अरे सर्वोच्च न्यायालय में मैंने अभी बताया अदानी समूह, इन्होंने बोला अदानी जी, मैंने बोला अदानी समूह, और मैंने कहा वो फैसला सुरक्षित है, उस पर इनकी आस्था नहीं है। मैंने अभी बताया शिवसेना वाला मामला संवैधानिक पीठ में सुनवाई चल रही है, कांग्रेस के वहां पे वरिष्ठ नेता अपीयर हो रहे हैं, इनकी आस्था नहीं है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए कष्ट क्या होता है, आज इनको दिखाई दे रहा है अभिव्यक्ति की आजादी। बुरा मत मानिएगा, चैनल पे हम और प्रवक्ताओं का या फिर जो मीडिया की हस्ती है उनका नाम नहीं लेते, लेकिन आज लेना अनिवार्य है, इसलिए मैं आपकी अनुमति के बाद लेता हूं। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में इनकी वसूली अगाड़ी थी, तलोजा जेल में डाल दिया था। अच्छा नहीं लेना चाहिए, अच्छा ठीक है, आप अगर कह रहे हैं दीपक भाई आपका सम्मान है। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक एक चैनल के, उनको तलोजा जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि इनकी वसूली जो हो रही थी उसको उजागर कर दिया। ऐसे ही एक और चैनल है, उनके भी संपादक है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान में एक मुकदमा करा उनके खिलाफ। फिर एक और पत्रकार है, नाम नहीं ले रहा हूं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उनका भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है मुकदमा किया। मेरे एक साथी हैं, मेरे भाई हैं, यहाँ तो हॉस्टाइल टेक ओवर चैनलों पे हो रहे हैं, सुनिए उनकी बात भी कर लीजिए। अच्छा रुक जाइए ना विवेक जी, आपके ही पास आऊंगा अभी। मैं थोड़ा सा अभय जी को होल्ड कराऊंगा, मुझे पता है आपकी दोस्त आ रही है। एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिएगा, 10 सेकंड गौरव जी को खत्म करने दीजिए। विवेक जी आप ही के पास आऊंगा मैं, विवेक जी आप ही के पास आऊंगा। गौरव जी जी दीपक भाई अब अंत ही करूंगा, क्योंकि देखिए इनका अंत भी पास आ रहा है। जिस तरह के इनके कुकर्म है, ये संबित पात्रा के खिलाफ एक छत्तीसगढ़ में एफआईआर करी इन्होंने, और आपको मालूम है ये देखिए हाईकोर्ट का आदेश लेके बैठा हूं, वो एफआईआर निरस्त करी गई क्योंकि वो राजनीतिक द्वेष से की गई थी। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की सरकारों की। ये लोग बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा अभय जी। विवेक श्रीवास्तव एक 10 सेकंड सिर्फ, एक 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड 10, फिर मुझ पे आरोप लगाकर अभय जी आपके दोस्त हैं, उनको ज्यादा टाइम दे देते हैं, हम बारी भी ज्यादा देते हैं। दीपक जी देखिए, ये अभी बात बार बार सुप्रीम कोर्ट की कर रहे थे अडानी जी के केस में, तो फिर बंद ताला लगा दीजिए सेबी को। उसका सर्विलांस डिवीजन जो जुलाई 95 में बना था, जो डेली सर्विलांस रिपोर्ट जारी करता है, उसको बंद कर दीजिए। एसएफआईओ को बंद कर दीजिए आप, फिर आप एक्शन अफेयर मिनिस्ट्री को बंद कर दीजिए, एमईए को बंद कर दीजिए ना, सभी सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। अच्छा, आपने अभी अडानी जी बोला, ये भी जुबान फिसल गई आपकी? नहीं, मैं तो बोलता ही, मैं अशिष्टता करने का आदी नहीं हूँ, मैं अडानी जी ही बोलूंगा। मेरे पारिवारिक संस्कार इस प्रकार के नहीं, बोलता ही हूँ। भी बोला था आज तक नहीं। ये देखिए राहुल गांधी, ये देखिए, सुन लीजिए, ये तस्वीर इन्होंने बीबीसी रोचक, इन्होंने बीबीसी पर छापा मारा, कैमरामैन जूम करिए, इन्होंने दैनिक भास्कर समूह पर छापा मारा, 100 लोगों ने मिलकर। फिर सारे नाम ले रहे, प्लीज दूसरे मीडिया समूहों का नाम नहीं। मैं सीधे विवेक जी के पास जाऊंगा, आप 10 सेकंड से 30 सेकंड तक चले गए भाई। विवेक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए आप क्या कह रहे थे? वायर पर छापा मारा, क्या बात करते, जो इनके समर्थन में नहीं बोलता उन पर छापा मार देते हैं, और जो इनके समर्थन में, जो इनके विरोध में बोलता है उस पर आप मार देते हैं। बात बराबर है ना सर? दोनों तरफ से है, आप भी एफआईआर करते हैं, ये भी एफआईआर करते हैं, आप भी उठवा देते हैं पुलिस भेज के, ये भी उठवा देते हैं। अंदर क्या है भाई?
ये क्रम इन्होंने ही प्रारंभ किया है हमारी तरफ से। मतलब आप मान रहे हैं कि जैसे को तैसा वो गिरफ्तार करते हैं तो हम भी करेंगे, यही कह रहे हैं ना? गौरव भाटिया जी के शो उठाकर देख लीजिए, जितना निजी तौर पर अशिष्टता अभद्रता इन्होंने की है टेलीविजन चैनल के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। इस शो में तो उन्होंने एक भी ऐसी शब्द नहीं भेजी। अभी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? सबने देखी है तस्वीर गौरव भाई। इससे ज्यादा तो अरे ये तस्वीर ये वो दिखाइए जो देश देखना चाहता है। आप बताइए, आप श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जवाब दिया कि नहीं दिया कि इस भारत की सरकार ने बात की हमको। चलिए हम नहीं जाते इस मुद्दे पर, नहीं जाते। मैं सीधे विवेक जी के पास जा रहा हूँ और संजीत रागी जी पे। विवेक जी, आपको पता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, उनका अपमान करेंगे या उनके खिलाफ कोई बात करेंगे, और मैं इसका पर्सपेक्टिव समझने संजीत रागी जी के पास जरूर जाऊंगा, तो आप पे उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है वो इतना नैरेटिव बना देगी, पीएम का अपमान, मोदी जी का अपमान, एक धरती पुत्र का अपमान, राष्ट्रवादी सोच पर हमला। क्यों करते हैं आप लोग? आप इनके ही बनाए हुए जाल में क्यों फंस जाते हैं, बीजेपी वाले स्पिन डॉक्टर्स के? नहीं, बाद में देखिए सुनिए, ये इस बात को देखिए, अब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सच बोला है। इस तरीके का नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का नैरेटिव ये बनाते हैं कि आदमी फंसता है, पवन खेरा जी को भी फंसाया गया है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर देश को आपको एक सही दिशा में लेकर के जाना है, यहां पे बैठे हुए दोनों प्रवक्ताओं ने, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को या आप, सबने ये बात बोली कि इधर से भी केस हो जाते हैं, उधर से भी केस हो जाते हैं। ये गलत ट्रेंड है डेमोक्रेसी का। क्या लेफ्ट की सरकारें नहीं करती हैं? समय में चाहे सरकार केरल में लेफ्ट की सरकारें नहीं करती हैं भाई, जो भी हो, मैं नाम ले सकता हूं अभी 10 केसेस के। हमने कभी किसी पत्रकार नहीं, अरे क्यों नहीं? वो नाम नहीं ले सकता, मेरे को लिबर्टी नहीं है, नहीं तो मैं 10 नाम लेके आपके सामने रख देता। हमें भी नहीं लेना चाहिए। क्या केरल में नहीं हुए? क्या वेस्ट बंगाल में नहीं हुए? क्या त्रिपुरा में नहीं हुए? आप सुने, नहीं आप सुनिए एक मिनट। अरे इनके इसमें तो भी बयान दे लेते हैं। आप तो बयान देने वालों में वो क्या बोलते हैं उसको? अब आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी विल कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। अब आप कह रहे हैं कि नाम मत लीजिए। नहीं, अडानी जी को क्या जरूरत पड़ी थी एक टीवी चैनल के हॉस्टाइल टेक ओवर करने की? सर ये उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नाम में बड़े उनसे पूछिए, फोन लगा लीजिए उनको, बोलिए क्या है मोबाइल नंबर। कर रहा हूं ना, तो प्राइम मिनिस्टर डिफेंड क्यों करते हैं? ठीक है, संगीत रागी जी, प्राइम मिनिस्टर डिफेंड क्यों करते हैं? क्या अपोजिशन का ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते नहीं प्राइम मिनिस्टर? अगर कोई पॉलिटिकल कटाक्ष करता है सर, राज्यसभा में वो उसको आप फंसा देते हैं। राज्यसभा में वो 1 घंटा 21 मिनट बोले और लगभग 85 मिनट के आसपास वो लोकसभा में बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और दुनिया के हर विषय को उन्होंने छुआ है। भाई जेपीसी में क्या, जेपीसी से क्यों परहेज कर रहे हैं? किस बात का डर है? क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते? क्यों नहीं न्यूट्रल होकर के बोलते हैं कि अगर अडानी कुछ भी गलत दीपक जी, मैं आ रहा हूँ संगीत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं बोलते। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तो सबसे पहली चीज विवेक जी मैंने कवर की थी जेपीसी, जो हर्षद मेहता कांड पे बनी थी, रामनिवास फिरधा वाली, ठीक है। दूसरी मैंने कवर की जो केतन पारिक वाली बनी थी। दोनों का निकला क्या आज तक बता दीजिए? एक रिकमेंडेशन मान ली गई हो तो, या सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया हो तो? मैं फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, उन्होंने जेल में नहीं डाल सकते, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं जिसके तहत प्रधानमंत्री पर चुटकुले नहीं किए जा सकते हैं। असम पुलिस की कार्रवाई अपमानजनक है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, पवन खेड़ा को तुरंत बेल मिली। क्या प्रधानमंत्री चुटकुले बनाने के लिए? शशि थरूर, nothing that Pawan had said or done warranted deplaning, arrest, detention. Really shocking. I'm very glad that I believe the Supreme Court has given him bail immediately, which is the right thing to do. There is no reason to jail somebody for a joke. And even if it's a joke that you don't like, you know, we don't have a law here that you can't make jokes about the Prime Minister. It's a very, very strange and I must say outrageous decision. संगीत रागी, आपकी टिप्पणी? भाई ये तो मजाक है, मजाक तो किया ही जा सकता है प्रधानमंत्री के बारे में, दिक्कत क्या है? देखिए, दो बातें। एक मिनट विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं। विवेक जी 10 सेकंड से फिर संगीत रागी जी का मौका है। सर सिर्फ 10 सेकंड चाहिए मुझे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कार्टूनिस्ट शंकर उनके फनी कार्टून जब बनाते थे और कई बड़े डेरोगेटरी और रूप में फनी होते थे, उसके बाद शंकर जी ने खुद बोला कि समटाइम्स आई यूज्ड टू फील दैट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू फील बैड। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पेशली उनको बुलवाया, उनकी पीठ थपथकाई और बोला शंकर यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। इसको कहते हैं प्रजातंत्र।
अच्छा, तो हमारे प्रधानमंत्री को क्या प्रॉब्लम है? और वो भी तब जब पवन खेड़ा जी ने अपोलोजाइज किया है कि अगर आपको व्यक्तिगत तरीके से दुख हुआ है कि मैंने आपके पिता के खिलाफ कुछ कहा, आई अपोलोजाइज, दिस इज बीइंग ग्रेशियस। एक इशू बनाया जा रहा है नॉन इशू का। अच्छा, ये देश का प्रतिनिधित्व कहां लेकर के जाएंगे? विवेक जी, मुझे पता है कि अगर मैं कुएं के पास जाऊंगा और कुएं में कूदूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मुझे कूदना है, मैं क्या करूं? आदत से मजबूर हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जो बीजेपी के गेम में खेलते हैं अपोजिशन पार्टी, और फिर अभय दुबे जी मैं आप ही के पास आऊंगा। ये तो मनचाहा मुद्दा है बीजेपी के लिए। मैं नहीं चाहता प्रधानमंत्री का अपमान हो, ऐसे बयान भी आते हैं और उसका पॉलिटिकल फॉल आउट आपने देखा है 2002 से लेकर आज तक। दीपक जी, मैं बोलूं? जी बिल्कुल, मैं आप ही के। दीपक जी, केरला और बंगाल में राजनीतिक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। केरला और बंगाल में राजनीतिक हत्याएं होती हैं और इस देश में हत्याओं का अंबार लगा हुआ है केरला और बंगाल में, ये सब कोई जानता है। वहां नरकंकाल जो है वो गाड़ दिए जाते हैं। माँ को बेटे के खून से सना हुआ भात खिलाया जाता है। ये बंगाल की संस्कृति में केरला ने जन्म दिया है, वामपंथियों ने जन्म दिया है। दूसरी बात, जब खेल होता है, आप इसे मान लेते हैं राजनीति, मैं भी यही एक सवाल किया था शुरू में, क्या श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के नाम पर गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या अन्य मुख्यमंत्रियों के नाम पर अमर्यादित टिप्पणियों पर गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या यह पहली बार है? पहली बार नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं, इस पर आपके अपने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। एक शुरू में कहा गया था कि जो 7 साल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, एक एडवाइजरी है कि जो 7 साल से कम की सजा है उस पर सामान्यतः बिना नोटिस दिए हुए गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये मानी जाती हैं? ऐसी क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? ऐसी गिरफ्तारियां होती रही हैं इस देश के अंतर्गत। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सबको सिरोधार्य है। ठीक है अभय जी, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आप काउंटर भी कर सकते हैं। और मुझे चलते चलते एक बात बताइए कि अल्टीमेटली जो ये बयान आते हैं, फिर उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है, आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए घाटे का सौदा है? मैं तो एक तटस्थ इंसान और एंकर की तरह पहुंच रहा हूं, क्योंकि इतिहास यही बताता है। मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं इसको इस तरीके से परिभाषित ही नहीं करना चाहता, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का फिर अपमान होगा। ऐसे कई वक्तव्य दिए गए जिसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी, केरला, बिहार, पंजाब, दिल्ली चुनाव हारे प्रधानमंत्री जी। तो क्या ये मान ले कि उन अपशब्दों को स्वीकार कर लिया जनता ने? कतई नहीं स्वीकार कर लिया। एक राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए सभी दलों की। लेकिन एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कतई पवन खेड़ा जी पर अपमानजनक शब्दों के लिए कार्रवाई नहीं की है। इनको बहुत चुभा है जो अडानी जी का मुद्दा जितनी मुखरता से उन्होंने, जयराम रमेश जी ने, राहुल गांधी जी ने सदन में उठाया है, ये उसकी प्रतिक्रिया है, ये उस बात की प्रतिक्रिया नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए जो कहा उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी। 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनती है इनके यहाँ कि कैसे हम उस विषय को टोन डाउन करें जो इन पर चिपक गया है, जिसमें गंभीर विषय है। साहब, देश हित में कार्रवाई कीजिए, मत सोचिए कि भाजपा बदनाम होगी। गौरव, आप देश हित में कार्रवाई कीजिए। देखिए, मुझे केवल इतना ही कहना है कि चिपक गया है, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। याद करिए, रफेल रफेल रफेल, चौकीदार चोर है, कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने, मैंने अभी दिखा दिया। और दूसरा 2019 में क्या हुआ, अब शांत करा लीजिए, शांत कराइए। शांत है, बोलिए, आप कंक्लूड करिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की एक बूंद ले लीजिए, पूरी फेविकोल की फैक्ट्री से ज्यादा गोंद की तरह चिपक जाएगा भ्रष्टाचार। 8 साल हो गया। शांत हो के केस में क्या कहा ट्रायल कोर्ट के जज ने कि 7 साल वेट करते रहे। दीपक भाई, अभय जी प्लीज 20 सेकंड बचे मेरे पास। गौरव जी, अभय जी प्लीज, मैंने दोनों को भरपूर मौका दिया है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई नहीं जारी होने देते। वो ट्रायल कोर्ट का मजिस्ट्रेट कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे 2016 से लगा है। आप प्लीज गौरव भाटे, देखिए, आज पूरे कार्यक्रम में दीपक जी जो सवाल पूछे
मैंने दिखाया, राहुल गांधी ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं, उस पे कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा अदानी समूह के मामले में, अरे भाई फिर देखिए हिट विकेट हो रहे हैं बार बार, अब क्या करें। दीपक भाई आप इनको बुलवाइए, मत करिए, इनको बुलवाइए, मुझे कंक्लूड करना है मेरा, मैं ऑलरेडी 30 सेकंड ऊपर चला गया हूँ। हमारा हाँ, मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी को ये पता होना चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। अगर अमर्यादित शब्द बोलेंगे, कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी, और जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा सर्वमान्य है हमारे लिए, हम उसका सम्मान करते हैं। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस पार्टी में। धन्यवाद। मैं यहीं पर रुकूंगा। आप तमाम मेहमान जुड़े मुझसे, गौरव जी, अभय जी, विवेक जी, राव साहब, संगीत रागी जी और सिंह साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी या गाना जरूर सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। ठीक उसी तरह राजनीति भी है जो मानती नहीं, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने हैं और आप सोचिएगा जरूर 2024 के चुनाव के चलते ऐसे बयान कम होंगे या उनकी फिर बाढ़ लग जाएगी। सोचिएगा जरूर।